देखिए, आज आपको विज्ञान की कक्षा में पहला चैप्टर जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक ये पढ़ाया जाएगा। आप सभी नोट्स तैयार अवश्य करते रहें। ये मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर से कह रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार करते रहें। प्रतिदिन केवल आपको 3 ही वीडियो भेजी जाएंगी, जिससे आपके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। जैसा कि कल मैथ, एसएसटी और शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध की वीडियो भेजी गई थी, ऐसे ही आज विज्ञान, हिंदी और शांति शिक्षा की वीडियो आपको भेजी जाएंगी, इसलिए कि आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो। कृपया आपसे निवेदन है कि आप जरूर वीडियो देखें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। तो पहला चैप्टर जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है जैव विकास। जैव विकास है क्या चीज? कि अब से बहुत समय पहले, यानी कहते हैं कालांतर में, बहुत समय पहले सरलतम संरचना वाले जीव और जटिलतम संरचना वाले जीव, उनमें दोनों में ही जो क्रमानुसार परिवर्तन हुआ है, उसके बाद में परिवर्तन होने के बाद में जो उत्पत्ति हुई है, उसको हम कहते हैं जैव विकास। फिर से सुन लीजिए, जो सरलतम संरचना वाले जीव थे और जो जटिलतम, जटिलतम का मतलब जिनकी संरचना आसानी से नहीं हो सकती है, उन सभी जीवों में क्रमानुसार यानी क्रमिक परिवर्तन के बाद में जो उत्पत्ति हुई है, उसको हम कहते हैं जैव विकास। अब जैव विकास किन सिद्धांतों पर आधारित है? जैव विकास सबसे पहला आता है हमारा लैमार्कवाद। लैमार्कवाद जो सिद्धांत है, ये एक जीव विज्ञान के ही साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर लैमार्कवाद सिद्धांत पड़ा है, सिद्धांत का नाम। उन्होंने ये सिद्धांत सन 1774 में, ये फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने 1774 में अपना ये सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत जीवों के उपार्जित गुणों पर आधारित सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत को लैमार्कवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक जिराफ का विकास जो हुआ है, वो निम्नलिखित चरणों से हुआ है। कैसे? आधुनिक जो जिराफ है, अब उसकी गर्दन जो होती है, आपने देखा होगा, बहुत लंबी होती है। और जब अब से पहले, यानी बहुत समय पहले, जिराफ की गर्दन जो थी वो बहुत छोटी थी, छोटी गर्दन वाला जिराफ था। वो पेड़ों की पत्तियों तक अपने मुंह को नहीं पहुंचा पाता था, इसलिए उसका पेट नहीं भर पाता था, खाने को उसे नहीं मिल पाता था। तो वो ऊंची टहनियों तक पहुंचने के लिए, पेड़ों की ऊंची टहनियों तक पहुंचने के लिए जिराफ उचकता था, अपनी गर्दन को खींचने का प्रयास करता था। इस प्रकार से यह प्रक्रिया लगभग बहुत समय तक चलती रही और इस प्रक्रिया के बाद में जिराफ की लंबी गर्दन होने लगी। जिस प्रकार से मनुष्य अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कूदता है, पंजों के बल खड़ा होता है, और आपने देखा होगा कुछ बच्चों के पेरेंट्स बौने होते हैं, लेकिन वो बच्चे खुद लंबे होते हैं। किस कारण से? उन्होंने अपना एक्सरसाइज वर्क बहुत ज्यादा किया है। इसी प्रकार से जिराफ में भी क्रमानुसार परिवर्तन होते चले गए और जिराफ की आपने अब इस समय लंबी गर्दन देखी होगी, जो कि पहले बहुत छोटी थी। इस क्रमिक परिवर्तन को ही लैमार्क ने अपने शब्दों में व्यक्त किया था और उन्हीं के इस सिद्धांत को लैमार्कवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है कि क्रमानुसार परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि वृद्धि होती रहती है। और उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, क्या? भारत में सदियों तक नाक कान छेदे जाते थे,
परंतु यह लक्षण वंशागत नहीं है कि जी उनके नाक कान छेदे जाएं। अब क्या है, अब नहीं छेदे जाते। पहले मनुष्य के देखा होगा आपने कि नाक कान छेदे जाते थे, अब क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, मनुष्यों के नहीं छेदे जाते हैं। केवल मनुष्यों में आदमियों के नहीं छेदे जाते हैं, यानी मेल के कोई कान नाक नहीं छेदे जाते हैं और फीमेल के छेदे जाते हैं। ये क्या है, एक क्रमिक परिवर्तन है। जैसे कि एक और एग्जांपल कि पहलवान का बेटा स्वयं पहलवान ही नहीं बन जाता, उसकी रुचि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये क्रमिक परिवर्तन है जो कालांतर से परिवर्तन जो हुए हैं कठिनतम और सरलतम, यानी जटिलतम और सरलतम, वो सभी परिवर्तन नैमादवाद ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। इसके बाद में जैव विकास में दूसरा परिवर्तन जो आता है वो आता है डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। देखिए जो मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है, इसको आपने जो सुना है वही नोट करते रहेंगे, क्योंकि लिखवाने का कार्य कम कि जी मैं परिभाषा बोलूँगा तो बताता चलूँ, ये नहीं लिखवाऊँ उसको, नहीं, केवल आप सुनिए समझिए और उसको अपने आप नोट करिए। तो दूसरा क्या है, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। डार्विन जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। 20 वर्षों तक उन्होंने अनेकों यात्राएं की। उनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उन्होंने अनेकों यात्राएं की 20 वर्षों तक, और उन यात्राओं में अलग अलग जगहों पर गए, वहां उन्होंने असंख्य जीवों को देखा। ऐसे जीवों को देखा जो दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। उनका अवलोकन किया, कैसे कि वो चलते कैसे हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से सोते हैं, उनके अंडे कैसे होते हैं, और उनका जो संभव हो सकता था उनमें से उनका संग्रह किया कुछ चीजों का। जैसे कि कुछ जीव मृत पाए गए तो उनके पंजे किस प्रकार के होते हैं, कितने पैर होते हैं, कुछ जीवों के पंख, कुछ जीवों की चोंच, कुछ जीवों के जो रेंगने वाले होते हैं उनका शरीर किस आकार का होता है। इस प्रकार से उन्होंने अनेकों जीवों का संग्रहण किया, उन पर जिसको हम कह देते हैं हम रिसर्च करना, उन पर उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि उनके शरीर के आंतरिक भाग में क्या क्या चीजें होती हैं, किससे क्या क्रियाएं होती हैं। ये सारे काम 20 वर्षों तक उन्होंने जगह जगह घूमकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1882 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में दिया था और ये 1882 ईस्वी तक रहा था सिद्धांत। ये जो थे रॉबर्ट डार्विन, ये इंग्लैंड के रहने वाले एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी सारी जो रिसर्च लिखी थी वो सब इंग्लिश में लिखी थी, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है। आप किताबें पढ़ते हैं, डार्विनवाद का सिद्धांत भी पढ़ा है आपने छोटी क्लासों में, 10th वगैरह में पढ़ा होगा डार्विनवाद का सिद्धांत। उसी के आधार पर ये है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक 1859 में आई थी जिसका नाम था प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव, यानी कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव। ये किस पर आधारित थी, ये प्राकृतिक जीवों पर ही आधारित थी। उसमें प्राकृतिक जीवों की भिन्न भिन्न जातियों को, जैसे मनुष्य में जातियां होती हैं ऐसे ही चिड़ियाओं में, कबूतरों में, सांपों में, मेंढकों में जो जीव हैं हमारे, इन सभी में भिन्न भिन्न जातियां पाई जाती हैं। तो उन जातियों पर जब उनको इकट्ठा किया, उनके बारे में
जाना, तो उन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव। ये प्रकाशित हुई थी 1859 में। और इस पुस्तक में जो मैंने अभी बात बताई वो सारी थी कि उनकी क्या क्या उनके विशेषताएं हैं, क्या उनके गुण हैं, किस प्रकार का खाना पीना, वो सब उसमें था। तो उन्होंने एक आप उनकी कोटेशन है, नोट के रूप में उसको लिख लीजिएगा। डार्विन के अनुसार जीवधारियों के परिस्थितियों को अनुकूल बनने में उनमें शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल बनने के लिए जो उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जैव विकास ही पढ़ रहे हैं। तो जैव विकास के अंतर्गत ये उन्होंने डार्विन ने बताया है कि परिस्थितियों के अनुकूल बनने में, जैसे कोई न्यूजीलैंड से कोई पक्षी आ जाता है। अब न्यूजीलैंड में ठंड ज़्यादा है, अब यहाँ भारत में आ जाता है, तो भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो उसको यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल अपने शरीर को बनाना पड़ता है। अब जब वो अपने शरीर को उस परिस्थिति के अनुकूल बनाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को भारत की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया। तो दोबारा से सुन लीजिए, कोटेशन को लिख लीजिए। जीवधारियों के परिस्थितियों के अनुकूल बनने में उनमें शारीरिक परिवर्तन जो हो जाते हैं उसे ही विकास कहते हैं। अब विकास के चरण बताए हैं, कारण बताए हैं डार्विन ने, वो क्या है, हेडिंग्स बता देता हूँ, उसके बारे में समझा देता हूँ। अधिक संतानोत्पत्ति ये कारण है किसका, विकास का, जैव विकास का। और इसको प्रकृति का नियम भी कहा जाता है कि जातियों में अधिक संख्या में संतानोत्पत्ति होती है जीवों में। बहुत सारी जातियां नष्ट हो जाती हैं और कुछ जीवों की जातियां वंश की परंपरा को बनाए रखने के लिए बच जाती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, एक वर्ष में 4 से 5 बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। और जो कुत्ते की प्रजाति है उसमें एक वर्ष में 6 से लेकर 12 बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार बिल्ली में भी। तो ये क्या है, जबकि इनमें क्या होता है कि जैसे कुत्ते के 6 बच्चे या 12 बच्चे हुए या बिल्ली के 6 या 12 बच्चे हुए, उसमें से कुछ बच्चे मर जाते हैं। और आप सभी ने देखा होगा वो सभी एक ही रंग के नहीं होते हैं, ना ही एक ही जैसे उनके चेहरे, पंजे। किसी कुत्ते के पंजे 4 होते हैं पैर में, किसी के 5 होते हैं। इसी प्रकार बिल्ली के भी, किसी बिल्ली की आंखें लाल होती हैं, किसी की काली होती हैं। तो ये क्या है, इनकी जातियां हैं। कोई बिल्ली काले रंग की होती है, कोई लाल रंग की होती है, कोई सुनहरे रंग की, कोई सफेद रंग की। ये सब क्या है, जातियां हैं। इनमें भिन्न भिन्न लैंगिक परिवर्तन होते जाते हैं, तो इनमें दिखाई देते हैं। तो क्या है, अधिक संतानोत्पत्ति से ही जातियां क्या हुई, कुछ जातियां इनमें से नष्ट हो जाती हैं, कुछ बच जाती हैं। और मादा एस्केरिस 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है। मादा एस्केरिस जो होती है वो 2.5 करोड़ से अधिक अंडे देती है। और मांस के पौधे के संपुट में 2000 से अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। यदि सभी जीव जातियों का पूर्ण विकास हो जाए तो द्विगुणन अनुपात द्वारा वृद्धि कर संपूर्ण पृथ्वी को ये क्या करेंगे, ढक लेंगे। आपने देखा है कि मीट, मांस ये सब खाया जाता है। यदि इनकी संतानोत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाए, इसी प्रकार जैसे कि मांस का पौधा है, उसके जो बीजाणु होते हैं वो 2000 से अधिक होते हैं। अगर इनकी सभी की उत्पत्ति हो जाए तो जैसा कि बताया गया है कि पृथ्वी इन मांस के पौधों से ही ढक जाएगी। जो मादा एस्केरिस है वो 2.5 करोड़ अंडे देती है।
यदि उसके सारे ही अंडे फलित बढ़ करके बच्चे बन जाएं तो पृथ्वी पर मादा एस्केरिस के ही बच्चे दिखाई देंगे, फिर मनुष्य नहीं दिखाई देंगे। तो क्या होता है, ये सभी जीवों में ये लक्षण होता है कि लगभग 40% या 50% या 60% तक जीव नष्ट हो जाते हैं, वरना यदि इनकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी कि पृथ्वी इनसे ही ढक जाएगी। अधिक संतानोत्पत्ति के बाद आता है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष से आप सीधे सबसे ही पता चल रहा है कि जीवन में चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, कोई भी हो, सभी को संघर्ष अपने जीवन में करना पड़ता है। किसके लिए? अपने जीवन यापन करने के लिए। संसार में स्थान, भोजन, ये सभी प्रचुर मात्रा में, सीमित मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है सब पर गेहूं बो दिया तो गेहूं कम हो जाएगा, नहीं। ये प्रकृति का नियम है। उसमें से गेहूं यदि आपने पूरी पृथ्वी की जमीन पर गेहूं बो दिया तो उसमें वो पूरी पृथ्वी पर गेहूं उत्पन्न नहीं होने का, नष्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी बताया। तो क्या है, प्रचुर मात्रा में है, जितना चाहिए सीमित मात्रा में है, और सभी जीव जो हैं वो जीवित भी नहीं रह सकते, जैसा कि बताया। तो जीवन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष किसके लिए करना पड़ता है? अपने जीविका को चलाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए, प्रकाश के लिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भोजन सही मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पाता है और जल भी दूषित प्राप्त होता है। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो जीव हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने शरीर के परिस्थिति के अनुसार उसको ढाल लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं ढाल पाते हैं, तो वो अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो क्या है, ये जीवन संघर्ष है। अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं। तो जीवन संघर्ष सभी जातियों में पाया जाता है, और जो जीव संघर्ष करते हैं वो ही जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं जीव अपने जीवन में, वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा कारण है आपका विभिन्नताएं एवं आनुवांशिकता। सभी जीवों में आपने देखा होगा विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और अपनी इस विभिन्नता के कारण ही सब अलग अलग होते हैं। चौथा है आपका योग्यता की उत्तरजीविता, और क्या सब में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ये सब मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, इसके बारे में सब आप लिख लेंगे अपने आप से स्वयं। प्राकृतिक चयन, जो जिनका प्रकृति चयन कर लेती है, यानी जो प्रकृति के साथ मेलजोल अपना कर लेते हैं, प्रकृति में अपना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वही जीवित रह पाते हैं, वरना नष्ट हो जाते हैं। तो क्या है, प्रकृति के द्वारा चयन है, और नई जातियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जैव विकास के सभी के, ये जो डार्विन ने बताए हैं विकास के कारण, ये सभी विकास के कारण हैं। तो आज विज्ञान की कक्षा में इतना ही। कल मैथ पढ़ाया जाएगा, परसों की विज्ञान की कक्षा में उत्परिवर्तन का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।